नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नागपुर में पारा हुआ गरम। ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार के इस्तीफे की मांग। रत्नागिरी जिले में कोविड सेंटर में वट सावित्री पूजा। महिला मरीजों ने की पति के दीर्घायु की कामना। और कामठी रोड पर नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। कामठी पुलिस कर रही है शव की शिनाख्त। और अब खबरें विस्तार से। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री व ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग की है पूर्व नागपुर के भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने, जो वीकेबी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कुंभकर्ण की नींद वाली सरकार को जगाने के लिए चक्का जाम आंदोलन किए जाने की बात कही। इस मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े से खास बातचीत की वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाउ ने। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ राज्य भर में घमासान मचा हुआ है, वहीं 26 जून को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ऐलान किया गया है कि चक्का जाम आंदोलन ओबीसी आरक्षण पर किया जाएगा। इस बीच नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने सीधा जो विजय वडेट्टीवार मंत्री कैबिनेट मंत्री उन पर सीधा निशाना साधा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वो ओबीसी नेता आते हैं, इसीलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझकर पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विधायक कृष्णा खोपड़े जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके क्या विचार हैं। कृष्णा जी, आपने कहा सीधे तौर पर कहा है कि विजय वडेट्टीवार ने इस्तीफा देना चाहिए, क्या वजह है? राज्य के ओबीसी मंत्री के रूप में विजय वडेट्टीवार जी ये मंत्री है और लगातार उनको ये सब मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इनको 7 बार समय दिया। एक इंटरिम डाटा तुम सुप्रीम कोर्ट में पेश करो, आयोग बनाओ, लेकिन 7 तारीख होने के बाद भी इन्होंने उसके ऊपर दखल नहीं लिया, नज़रअंदाज करते रहे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को भी कहा, चुनाव आयुक्त ने भी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को कहा कि तुम ताबड़तोब इसकी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है और तुम इस पर दखल लो। फिर भी ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए रही। उद्धव ठाकरे को तो न बोले उतना ही कम है, क्योंकि सरकार ये तिकड़म 3 आघाड़ी की सरकार है। और जब मंत्री महोदय की जवाबदारी थी, क्योंकि ओबीसी खाते के मंत्री भी है और महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को ओबीसी का वो नेता भी समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया। आज उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी समाज का ये आरक्षण का मुद्दा हल नहीं होता तब तक कोई भी चुनाव होंगे नहीं। ये वडेट्टीवार जी ने और उनके अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने 10 बार कहा। आज चुनाव आयोग ने अपने चुनाव भी घोषित कर दिया। फिर ये कांग्रेस के मंत्रियों की इमेज क्या है ठाकरे सरकार में, यानी जो बोला जाता वो होता नहीं है। जनता को, राज्य को दिया जाता शब्द वो भी उसका पालन नहीं होता। ऐसे अनेक मुद्दे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, लेकिन ये ओबीसी समाज के साथ जिस तरीके से इन्होंने विश्वासघात किया, क्योंकि ओबीसी समाज ये महाराष्ट्र के अंदर 52% ओबीसी समाज है। आज ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण से इन्होंने वंचित किया। कल इनको बाकी के भी आरक्षण से ये वंचित करने के लिए आगे पीछे देखेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने मराठा का भी आरक्षण इसी तरीके से इन्होंने लंबा किया। अनुसूचित जाति के प्रमोशन का मुद्दा
ये भी इन्होंने पूरी तरीके से लंबा नहीं, उसके भी ऑर्डर निकल गए। नितिन राउत इतने धमके के साथ बोलते थे कि इनको हम प्रमोशन दिलाएंगे और जो निकला हुआ आदेश हम रद्द करेंगे। शासन ने इनकी एक भी नहीं सुनी। और कांग्रेस का महत्व उस सरकार के अंदर क्या है, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और इसीलिए विजय वडेट्टीवार ने अपनी जवाबदारी लेते हुए, कांग्रेस के अंदर नैतिकता वाला तो एक भी नेता नहीं है, ना विजय वडेट्टीवार नैतिकता वाले हैं, फिर भी ओबीसी के साथ सरकार ने विश्वासघात किया। और इसीलिए विजय वडेट्टीवार जी को इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने तत्काल इसका राजीनामा देना चाहिए। ओबीसी के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं सत्ताधारी, ऐसा आपका विचार है? ओबीसी के ऊपर सत्ताधारियों ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इन्होंने किया नहीं। जैसा मराठा समाज को इन्होंने धोखा दिया, उसी तरीके से इन्होंने ओबीसी समाज को भी इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। क्योंकि राजकीय पॉलिटिकल आरक्षण ख़त्म करना, यानी 1.5 साल पहले जो चुन के हुए जो जनप्रतिनिधि जो आए थे और उनको एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने घर में बिठाना, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये इनकी नाकामी है। इन्होंने ओबीसी समाज को जिस तरीके से इस राज्य के अंदर विश्वासघात किया, ये सरकार इतनी निकम्मी मडगढ़ सरकार है कि इनको कितना भी बोलो इनको लाज शर्म कुछ आती नहीं। आज ओबीसी समाज को रास्ते पे लाने का काम इन कांग्रेस वालों ने किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनके खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। और 26 तारीख को आपको पूरी तरीके से महाराष्ट्र पूरा जाम हो जाएगा। मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन का किया गया है, क्या सरकार डर गई है, ऐसा आप कहना चाहेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे जी जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ ये कांग्रेस और राका का जो अलायंस, ये विश्वासघाती जो अलायंस हुआ है, और जब से लेकर तो आज तक का एक भी अधिवेशन टाइम के हिसाब से हुआ नहीं। जितना टाइम अधिवेशन को रहता, कहीं महीना भर, 15 दिन, 8 दिन, इसके हिसाब से एक भी अधिवेशन इन्होंने अभी तक नहीं किया। अधिवेशन आया क्या इनको कोरोना दिखता है? क्या कोरोना इनके कान में आके बोलता है कि तुम अधिवेशन 8 दिन लोगे तो तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा करके? 2 दिन का अधिवेशन लेना, इसी का मतलब है कि ठाकरे सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। और 2 दिन का अधिवेशन 1 दिन तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि एक नांदेड़ के कोई एमएलए है कांग्रेस के, उनका देहांत हो गया। राज्यसभा के खासदार राजू सावंत, उनका देहांत हो गया। 1 दिन का तो तुम्हारा श्रद्धांजलि में जाएगा। 1 ही दिन का अधिवेशन हो रहा है, और 1 दिन के अधिवेशन के लिए तुम राज्य की जनता के करोड़ों रुपए काहे के लिए बर्बाद कर रहे हो? फिर क्यों इसके लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करना? अरे अधिवेशन लो तो कम से कम 15 दिन का तो अधिवेशन लो। अभी कोरोना कहाँ है? ना बम्बई में कोरोना का अभी कोई अड़चन है, ना नागपुर में है, ना कई अड़चन है। और इसीलिए ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उद्धव ठाकरे और सभी उनके अलायंस के सभी लोग फेल हो गए। कोरोना में देश में नंबर 1 तुम्हारा महाराष्ट्र है। मरने वालों की संख्या में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। यही इन्होंने खुद की उपाधि कमाया है। बाकी महाराष्ट्र विकास के माध्यम से भी पिछड़ गया है, और ये इसीलिए ये सरकार डर रही है, और इसीलिए इन्होंने ये 2 दिन का अधिवेशन बुलाया। 26 जून को जो आंदोलन होने वाला है, उसमें ओबीसी संगठनों से और आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे नेतृत्व ने महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज को, ओबीसी के जितने भी संगठन हैं, उनको भी आह्वान किया है, क्योंकि यह लड़ाई ये पूरे राज्य की लड़ाई है, पूरे ओबीसी समाज की लड़ाई है। और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर आप भी इसमें साथ में आओ। ओबीसी समाज के जो संगठन होंगे वो भी इस आंदोलन के साथ में आओ, क्योंकि जब तक ओबीसी समाज अपनी एकता और एक ताकत नहीं बताएगा, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये सरकार इतनी बेशरम नालायक सरकार, ये राज्य के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की नालायक सरकार से राज्य के अंदर आई है। और इसीलिए ओबीसी समाज पूरी तरीके से अपनी ताकत बताएगा, और उसमें सभी संगठन उसमें शामिल होंगे। तो ये थे पूर्व नागपुर के विधायक श्री कृष्णाजी खोपड़े, जो उनसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहा है कि विजय वडेट्टीवार जो ओबीसी नेता हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर ओबीसी समाज के लिए कार्य करना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही 26 जून को भारतीय जनता पक्ष द्वारा जो आंदोलन किया गया है, इसमें भी उन्होंने ओबीसी समाज के नेताओं से और ओबीसी समाज के लोगों से एक आह्वान किया है
कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश एडो, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। वटपूर्णिमा के अवसर पर रत्नागिरी के सामाजिक न्याय भवन के कोविड केयर सेंटर में वटपूर्णिमा का आयोजन महिला मरीजों के लिए किया गया। इस दौरान कोरोना से बीमार रहते हुए सुहागनों ने अपना धर्म निभाते हुए परंपरागत तरीके से वटपूर्णिमा पूजा की। कोरोना के संक्रमण के कारण हमारा जीवन भले ही बुरी तरह प्रभावित हुआ हो, लेकिन हमारे संस्कारों की जड़ वो कतई नहीं हिला पाया है, जिसका उदाहरण रत्नागिरी के कोविड केयर सेंटर में सामने आया है। गुरुवार को वट पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती महिलाओं ने वट पूजा की। यही नहीं, अपनी बीमारी को भूलकर सुहागनों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना भी की। किसी कोविड केयर सेंटर में इस तरह की वट पूजा पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पूजा के बाद महिलाओं के भी चेहरे पर समाधान देखा जा सकता था। इथे म्हणजे आता कोविड-19च्या काळामध्ये किंवा आम्ही पॉझिटिव्ह गावल्यानंतर वटपौर्णिमा साजरी करायला मिळेल की नाही ही शंका होती। खरं तर आज माझा 6वा दिवस पूर्ण होत आहे। मी सतत रिक्वेस्ट करत होते की मला सोडा, म्हणजे जेणेकरून घरी किंवा नवऱ्याच्या समोर तरी आपण राहू, वटपौर्णिमा साजरी करायला मिळाली नसतीच, कारण घरातून क्वारंटाईन होतो आम्ही। तरीसुद्धा गोगटे जोगळेकरची म्हणजे 2000 सालची लास्ट इयरच्या या बॅचने आमच्यासाठी सर्व साहित्य इथे उपलब्ध करून दिलं। शिवाय सरकारने जी सोय केली आहे, आता जवळजवळ आंबेडकर भवनचा माझा अनुभव सांगते, 7 दिवस पूर्णपणे स्वच्छता आहे, इथे छान जेवण येते, सर्वजण आलेले पेशंटसुद्धा एकमेकांना कोऑपरेट करतात, असलेले नर्स, डॉक्टर्स आणि सहकारीसुद्धा खूप चांगल्या रीतीने इथे प्रत्येकाकडे म्हणजे वागणूक जी आहे ती खूप छान आहे सगळ्यांशी। अगदी लहान मुलांना म्हटलं तर डॉक्टरसुद्धा खूप छान ट्रीट करताना पाहिले मी, त्यांना नावं विचारून, त्यांना हसवून, आणि लहान मुलांना सकाळ संध्याकाळ गाणी लावल्यामुळे इथला हा परिसर इतका खूप मोठा असल्यामुळे मुलंसुद्धा छान खेळतात, म्हणजे त्यांना आपण आजारी आहोत याचाच विसर पडत आहे जवळजवळ, आणि खूप छान ट्रीटमेंट होते। नागपुर कामठी महामार्ग पर आशा अस्पताल के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस द्वारा नाले से बरामद की गई है। नाले में मिली लाश की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि लाश पूरी तरह सड़ जाने से पुलिस विभाग के लिए इसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को कामठी रोड के आशा अस्पताल के पास नाले में एक शव पड़ा होने की जानकारी कामठी पुलिस को दी गई। सुबह 11 बजे पुलिस विभाग ने यहां पहुंचकर शिनाख्त की तो बॉडी एक व्यक्ति की बताई जा रही है। बॉडी पर किसी तरह के जख्म नहीं थे, लेकिन शव बुरी तरह से सड़ चुका था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई, ऐसी जानकारी कामठी पुलिस द्वारा दी गई है। साधारण 11 वाजेच्या सुमारास आम्हाला एका इसमाने फोन केला की कामठी ते नागपूर रोडवर आशा हॉस्पिटलच्या पुढच्या साईडला एका छोट्या नाल्याजवळ एक मृतदेह पडलेला आहे, तुम्ही त्वरित घटनास्थळी या। म्हणून आम्ही माझे सहकारी क्राईम पीटर काळेसाहेब, API कन्नक साहेब आणि स्टाफ घेऊन आम्ही स्टाफबरोबर घटनास्थळी गेलो। त्या ठिकाणी रस्त्याच्या आशा हॉस्पिटलच्या थोडं पुढं एक नाला आहे छोटासा, त्या ठिकाणी एक मृतदेह आढळून आलेला आहे, परंतु तो मृतदेह संपूर्णपणे डिकम्पोज झाला आहे, त्याची कुठल्या प्रकारची ओळख पडत नाही। आम्ही त्याची जवळून निरीक्षण केलं त्यावेळेस त्याच्या अंगा खांद्यावर कुठेही जखमांच्या निशाण वगैरे दिसत नाही, परंतु ती बॉडी साधारणपणे 4-5 दिवसापूर्वीची असावी, यासाठी त्या संपूर्ण बॉडीला कीड वगैरे लागलेली आहे, चेहरा वगैरे दिसून येत नाही। तर आम्ही त्याची पोस्ट इनकेस पंचनामा केलेला आहे आणि त्याची उत्तरी तपासणीसाठी ती बॉडी मे हॉस्पिटलला पाठवलेली आहे। त्याचे DNA सॅम्पल्स घेऊन आम्ही पुढील तपास केले जाऊ। घटनास्थळी संशयास्पद असं काय आढळून आलेलं नाही। स्कूल फीस के मामले में अब शिवसेना भी मैदान में कूद चुकी है, जहां नागपुर में गुरुवार को बाल भारती भवन के सामने शिवसेना ने प्रदर्शन किया। जय भवानी, जय शिवाजी, आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा, शिवसेना भारतीय विद्यार्थी सेनेचा, शिवसेना भारतीय विद्यार्थी सेनेचा। नागपुर में पालक वर्ग द्वारा एक तरफ फीस वसूली के खिलाफ स्कूल से जंग जारी है, वहीं इस मुद्दे पर अब शिवसेना भी कूद पड़ी है, जहां गुरुवार को शिवसेना द्वारा स्कूल प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऐसे मामलों पर शिवसेना ने नागरिकों से आह्वान किया कि अगर कोई स्कूल प्रशासन उन्हें फीस के लिए परेशान करता है तो उसकी आवाज़ शिवसेना द्वारा उठाए जाने की जानकारी शिवसेना द्वारा दी गई है। ये खास करके विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सभी ने आदेश दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेज, नर्सरी और ट्यूशन क्लासेस वाले जो है वह मानने को खाली नहीं।
क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ठीक है, इसके पहले उनकी जितनी मनमानी है वो चल गई, ठीक है, उसके लिए हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अभी पिछले कम से कम 1.5 सालों से कोरोना की महामारी की वजह से पूरे देश के अंदर में हाहाकार मच गया। आज आर्थिक परिस्थिति जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो खास करके हमारे शिवसेना कार्यालय के अंदर में लिखित तकरार आई, वो भी काहे के लिए कि एक विद्यार्थी है जो पढ़ने लिखने में अच्छा है और फिर भी उसके साथ में डायरेक्ट जब वो एडमिशन मांगने के लिए गए तो उनको कहा गया कि नहीं, आपका जो फीस है 25,000 रुपये ये आप पूरा दीजिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और ये आपकी फीस ले लीजिए। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि विद्यार्थी आज एजुकेशन लेने के लिए जाता है। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत टिमकी परिसर से गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। शहर के तहसील पुलिस के एक दल को पेट्रोलिंग करते हुए टिमकी परिसर में एक लाल रंग की टवेरा गाड़ी पर संदेह हुआ। जब पेट्रोलिंग टीम ने इस गाड़ी की जांच की तो एक सफेद पन्नी में 210 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस घटना में आरोपी समीर खान वल्द रहमान खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दोनों साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आज रोजी सवेरे हमारे मार्गदर्शन पे एपीआई संदीप बाबुल, एएसआई संजय दुबे, नायब कांस्टेबल पुरुषोत्तम, पुलिस कांस्टेबल यूनुस खान और नितिन ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उनको टिमकी मेन रोड पे श्री मोबाइल्स के सामने एक लाल रंग की टवेरा गाड़ी जिसका नंबर MH41C 4010 है, ये संशयास्पद दिखी। उन्होंने तुरंत 2 पंच को कॉल करके गाड़ी की झड़ती ली। तो गाड़ी के फ्रंट सीट के ऊपर एक सफ़ेद कलर की प्लास्टिक बैग थी जिसमें गांजा पाया गया। वो गांजा 210 ग्राम था, 2100 रुपये का। और इसी साथ गाड़ी को और वहाँ जो गाड़ी में आरोपी बैठा था उसका नाम था सलमान खान उर्फ रहमान खान, उम्र 26 साल, मुकाम हलदारपुरा हज हाउस के पास, PS गणेशपेट। और 2 बैठे हुए भाग गए हैं। इनको पुलिस स्टेशन में लाके उनके खिलाफ NDPS एक्ट कलम 20 कलम 29 के अंतर्गत मामला दर्ज कर रहे हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर जिले के कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र की पाइपलाइन में 4 जगह बड़े लीकेज होने की बात सामने आई है, जिसके मरम्मत कार्य के चलते 25 और 26 जून को नागपुर में 30 घंटे का शटडाउन यानी जलापूर्ति खंडित रहने वाली है। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले आशीनगर जोन, नेहरू नगर जोन, लकड़गंज जोन और सतरंजीपुरा जोन नगर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिनांक 25 और 26 जून को कन्हान की जल वाहिनी के मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है, जिसके कारण 30 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। शहर को जलापूर्ति करने वाले ऑरेंज सिटी वाटर द्वारा बताया गया है कि कन्हान से नागपुर आने वाली 1300 MLD और 900 MLD पाइपलाइन में 4 लीकेज है, जिसके मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण 4 जोन में जलापूर्ति प्रभावित होगी। यही नहीं, 25 और 26 जून को पानी का दुरुपयोग न करने की सलाह भी OCW द्वारा दी गई है। नगरपालिका आणि ऑरेंज सिटीज यांनी कन्हान जल शुद्धीकरण केंद्रावरून निघणाऱ्या 1300 mm गाळ्याच्या आणि 900 mm गाळ्याच्या पाईपलाईनवर असलेल्या नागपूर शहराजवळील 4 मोठ्या गळत्या दुरुस्त करण्यासाठी येत्या 25 तारखेपासून 26 तारखेपर्यंत 30 तासाचा शटडाऊन घेण्यात आलेला आहे। या शटडाऊनच्या अंतर्गत नागपूर शहरातील लकड़गंज, आसीनगर, सतरंजीपुरा आणि नेहरू नगर यांचे झोन, या झोनमधील पाणीपुरवठा प्रभावित राहणार आहे।
तरी या चारही झोनमधील नागरिकांनी पाण्याची साठवणूक करून ठेवावी, तसेच पाण्याचा जो वापर आहे या 2-3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये तो जपून करावा अशी सर्वांना विनंती। नागपुर जिले में बुधवार का दिन टीकाकरण के मामले में बड़ा उत्साहपूर्वक रहा। पूरे जिले में 23 जून को 42,000 नागरिकों ने टीका लगवाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें शहर में 23,703 तो ग्रामीण परिसर में 18,018 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। कोरोना से बचाव के लिए नागपुर में अब 18+ का टीकाकरण 106 केंद्र पर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर उत्साह काफी है। बुधवार 23 जून को नागपुर जिले में 42,000 लोगों ने टीका लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। बुधवार दिन भर नागपुर ग्रामीण में 18,018 तो शहर में 22,221 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। गौरतलब है कि इन दिनों ग्रामीण में 53 प्राथमिक केंद्र, 10 ग्रामीण अस्पताल, 2 उपजिला अस्पताल में तो शहर में 106 केंद्र टीकाकरण उपलब्ध है। एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण नागपुर के लिए राहत की बात है। नागपुर महानगर पालिका के द्वारा आज 18+ के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और जैसी अपेक्षा थी, बड़ी आतुरता से नौजवान वैक्सीनेशन की राह देख रहे थे। उसी प्रकार का स्फूर्त प्रतिसाद सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिला। महानगर पालिका के 106 वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से नागपुर महानगर में आज 23,708 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और संपूर्ण ज़िले में 40,000+ का वैक्सीनेशन हुआ। ये अपने आप में नागपुर शहर और नागपुर ज़िला मिला करके एक रिकॉर्ड है। अपेक्षा है कि आज पहला दिन था, आने वाले समय में नौजवान इसी प्रकार का स्फूर्त प्रतिशत और देंगे ऐसा विश्वास है। और हाँ, एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होने के बावजूद किसी प्रकार की भगदड़ नहीं थी, भीड़ नहीं थी। बड़ी सहजता से, डिसिप्लिन में, अनुशासित तरीके से पूरा का पूरा वैक्सीनेशन संपन्न हुआ। नौजवान आज ही की तरह कल भी प्रायर रजिस्ट्रेशन करा करके, पहले रजिस्ट्रेशन करा करके जो स्लॉट उन्हें मिला है उस स्लॉट में मिले हुए समय के हिसाब से जाएं तो अनुशासित तरीके से वैक्सीनेशन करने में सहयोग मिलेगा। मैं सारे नौजवानों का अभिनंदन करता हूँ। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर परिसर में संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज की पालकी का औपचारिक रूप से प्रस्थान पंढरपुर के लिए गुरुवार को हुआ। ज्ञात हो कि आषाढ़ी एकादशी के दौरान निवृत्तिनाथ की पालकी का आयोजन सालाना किया जाता है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर हर वर्ष नासिक के त्र्यंबकेश्वर से पंढरपुर के लिए संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज की पालकी का प्रस्थान किया जाता है, जिसका प्रस्थान गुरुवार को हुआ। सालाना इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाविक मौजूद होते हैं, लेकिन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना के प्रकोप से पालकी प्रभावित रही। 40 वारकरी इस पालकी यात्रा में शामिल थे, जो पंढरपुर के लिए पालकी के साथ एसटी महामंडल की बस में रवाना हुए। इस दौरान हरिनाम के गजर से पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में झूम उठा। सद्गुरू निवृत्तीनाथ महाराज हे विश्वाचे गुरु आहेत, आद्य प्रवर्तक आहेत। सद्गुरू निवृत्तीनाथ महाराजांचा पालखी सोहळा आषाढीसाठी प्रतिवर्षी 27 दिवसाच्या प्रवासासाठी ज्येष्ठ शुद्ध पौर्णिमेला प्रस्थान होऊन जात असतो। याही वर्षी ठरलेल्या तिथीप्रमाणे सद्गुरू निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचं काही ठराविक वारकऱ्यांमध्ये प्रस्थान सोहळा झालेला आहे। पालखी आता सभा मंडपामध्ये विसावलेली आहे। खरं तर प्रतिवर्षी 27 दिवसाचा हा अतिशय आनंददायी प्रवास असतो। वारकऱ्यांच्या जीवनामध्ये वारी म्हणजे व्यवस्थेकडनं अवस्थेकडे जाण्याचा एक सुखदायी मार्ग आहे, पण कोरोनाच्या महासंकटामुळे आणि शासनाच्या निर्बंधामुळे ते होऊ शकत नाही। प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये प्रस्थान सोहळा झालेला आहे। पालखी सोहळा इथंच आता दशमीपर्यंत राहणार आहे। रोज इथं पालखी सोहळ्याचे उपचार होणार आहेत आणि आषाढ शुद्ध दशमीच्या दिवशी एसटी बसने 40 वारकऱ्यांच्या समेत हा पालखी सोहळा पंढरपूरकडे जाणार आहे। खरं तर पायी जाणं हा वारकऱ्यांचा आनंद आहे, पण कोरोनाचा निर्बंध असल्यामुळे शासनाच्या नियमात राहणं हे वारकऱ्यांचं आधीपासून एक नियम असल्यामुळे वारकऱ्यांनी शासनाला सहकार्य करून शासनाच्या नियमात हा सोहळा केलेला आहे। पण नक्कीच काही वारकरी या सोहळ्याला येऊ शकले नाही, म्हणून आम्हाला सगळ्यांना दुःख आहे।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत पूजा करने की भी परंपरा है। ये पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में मनाया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और वट यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं। नागपुर में भी सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ का पूजन कर अपने पति के दीर्घायु की कामना करते नजर आई। नागपुर जिले में गुरुवार 24 जून को 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 87 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। आज कुल 6,647 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।